वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बन्नू कैंट पर गुज़िश्ता रोज होने वाले हमले में हलाक किए गए कुल दहशतगर्दों की तादाद 16 हो गई है। हमले को नाकाम बनाते हुए 5 बहादुर अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक 4 मार्च 2025 को बन्नू छावनी पर खवारिज अनासर की जानिब से एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई। हमलावरों ने छावनी की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की। मायूसी के आलम में हमलावरों ने 2 बारूदी गाड़ियां छावनी की दीवार से टकरा दी। ISPR का बताना है कि शदीद झड़प में 5 बहादुर फौजी मादर वतन का दिफा करते हुए शहीद हो गए। मुतादिद खुदकुश धमाकों की वजह से छावनी की बैरूनी दीवार का कुछ हिस्सा मुतासिर हुआ, जिससे करीबी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। बदकिस्मती से एक मस्जिद, एक रिहायशी इमारत भी शदीद मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR का बताना है कि खुफिया इत्तलात ने वाज़े तौर पर इस हमले में अफगान शहरियों की बराह रास्त शमूलियत की तस्दीक कर दी है, जबकि शवाहिद ये भी जाहिर करते हैं कि यह हमला अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगना की हिदायत पर किया गया था। पाकिस्तान ने CIA की मालूमात पर काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से ज़राए ने बताया है कि बलूचिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर के मुल्हिका इलाकों से अफगान दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया है। ज़राए के मुताबिक अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फोर्सेज ने मुतादिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। दाइश सरगना मोहम्मद शरीफुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। 2021 में होने वाले काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड और काबुल एयरपोर्ट पर हमले के दौरान 13 अमेरिकी फौजी मारे गए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब संभालने के बाद कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि इंतहा पसंद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। मुझे ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। अफगानिस्तान में अमरीकियों को हलाक करने वाला इस वक्त अमरीका लाया जा रहा है ताकि वो अमरीका में कानून का सामना कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला को इंतहाई शर्मनाक भी करार दिया और कहा यह फैसला अमरीका की पोजीशन और सिक्योरिटी पॉलिसी पर मनफी असर डाल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करना और सराहना काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है और इस लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की तमाम इक़साम से निपटने के लिए पुरज़्म है और इस जंग से बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के 80,000 से ज़्यादा बहादुर फौजियों और शहरियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना भी पेश किया, लेकिन मुल्क से इस लानत के खात्मे के लिए कौम और क़यादत का अज़्म गैर मुतसलसल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ अपनी करीबी शराकत दारी जारी रखेगा ताकि दहशतगर्दी के खात्मे और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका मकासद हासिल किए जा सकें। वज़ीर-ए-आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है। ये दहशतगर्दी सिर्फ KP की हद तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क में फैलेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कुरम में जिन लोगों ने हमला किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कुरम में अमन और अमान कायम रखने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला KP का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। अफगानिस्तान से बगैर बातचीत के ये मसाइल हल नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था ये दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहे, इनको कोई परवाह ही नहीं, कर्जों पर कर्जे लिए जा रहे हैं, इनकी क्या कारकर्दगी है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत इश्तिहार दे रही है, कारकर्दगी कुछ भी नहीं। मैं भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूं तो इससे क्या कारकर्दगी जाहिर होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुशीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान हुकूमत की कोशिशों पर सदर ट्रंप की तरफ से शुक्रिया अदा किया। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान ट्रंप इंतज़ामिया के तहत अमरीका के साथ अपने वसी अलबुनियाद ताल्लुकात को इस्तवार करने का ख्वाहां है। इसहाक डार ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में अमरीका के साथ ताउन
تعاون کا پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ افغانستان چھوڑ جانے والے امریکی فوجی ساز و سامان کو واپس لینے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کو سراہا۔ خبر آپ کو دیں گے، بلوچستان کے علاقے خزدار کی تحصیل نال بازار میں دھماکے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں مزید 2 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ پولیس کا کہنا ہے دھماکے کے بعد متعدد گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ ٹیم نے فوری طور پر آگ بجھائی۔ دھماکے کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے بم ڈسپوزل اسکواڈ کا عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک نوشہرہ کا دورہ کیا، شہید مولانا حامد الحق کے لواحقین سے تعزیت کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ علی امین گنڈاپور نے اس موقع پر کہا کہ اس گھناؤنے فعل کے مرتکب افراد کی نشاندہی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ مولانا حامد الحق کی شہادت ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں سپریم کورٹ بار کے سابقہ عہدیداران کے وکیل عابد زبیری نے دلائل دیے۔ عابد زبیری نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ روز اٹارنی جنرل کی عدالت کو یقین دہانی کی خلاف ورزی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل کی تحریری یقین دہانیوں کا ذکر 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں موجود ہے۔ تحریری یقین دہانیاں جن متفرق درخواستوں کے ذریعے کرائی گئیں ان کے نمبرز بھی فیصلے کا حصہ ہیں۔ وکیل عابد زبیری نے بتایا کہ ملٹری کورٹ ایگزیکٹو کا حصہ ہے، جس پر جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آرمی کا کیا کام ہوتا ہے، آرمی کے کام میں ایگزیکٹو کہاں سے آ گیا۔ عابد زبیری نے جواب دیا کہ آرمی کا کام سرحد پر لڑنا ہوتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کیا آپ ملٹری کورٹ کو عدلیہ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر عدلیہ تسلیم کرتے ہیں تو اس کے نتائج کچھ اور ہوں گے۔ اگر ملٹری کورٹ جوڈیشری ہے تو پھر وہ عدلیہ ہے۔ جسٹس منیب اختر نے ملٹری کورٹ کو عدلیہ نہیں لکھا۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں 26 نومبر احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے 52 کارکنوں کی ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 5,000 ہزار روپے کے ضمانتی مشلقوں کے عوض PTI کے کارکنوں کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ریکارڈ کے مطابق درخواست گزار ملزمان FIR میں نامزد نہیں۔ درخواست گزار ملزمان کو تفتیش مکمل ہونے کے بعد جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا گیا۔ بادیوں نظر میں ملزمان کے خلاف مزید انکوائری کا کیس ہے۔ فیصلے کے مطابق ملزمان پر الزام کا تعین صرف شواہد ریکارڈ کرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ ملزمان کے وکیل کے مطابق ملزمان کا مقدمے کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا جا سکتا۔ پروسیکیوٹر نے ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں۔ پروسیکیوٹر کے مطابق ملزمان کو شناخت پریڈ میں گواہوں نے شناخت کیا ہے۔ پروسیکیوشن عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ملزمان ضمانت کی شرائط پر عمل نہیں کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 4 نئے ایڈیشنل ججز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب لاہور ہائی کورٹ کے ججز لاؤنج میں منعقد ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے عہدے کا حلف لیا۔ ایڈیشنل جج کا حلف اٹھانے والوں میں راجہ غضنفر علی خان، تنویر احمد شیخ، طارق محمود باجوہ اور ابر گل خان شامل ہیں۔ تقریب میں سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی بھی موجود تھے۔ جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس سید شہباز علی رضوی نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے دیگر ججز بھی وہاں موجود تھے۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ امجد اقبال نے تقریب میں نظامت کے فرائض انجام دیے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، صوبائی اور وفاقی لاء افسران اور سینئر وکلاء سمیت حلف اٹھانے والے ججز کی فیملیز اور عزیز و قارب بھی حلف برداری کی تقریب میں شریک تھے۔ 4 نئے ایڈیشنل ججز کی حلف برداری کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 47 ہو گئی ہے۔
पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल हो गया। आज FPR और वजारत ख़जाना के हुकाम से भी मुज़ाकरात होंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और IMF जायज़ा मिशन के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का पहला सेशन मुकम्मल हो गया, जबकि दूसरा सेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक IMF के अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर अमल दरामद का मुतालबा किया है और आइंदा सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया गया। IMF ने वाज़ेह किया कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और हुकूमत को आइंदा सहमाही में 300 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करना होगा। इस हवाले से FBR को कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इंप्रूवमेंट प्लान के तहत इकदामात करने की हिदायत दी गई है। IMF वफ्द को बड़े शहरों में टैक्स नेट से बाहर बड़े रिटेलर्स पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि IMF ने इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में हाई रिस्क केसेस में रिकवरी की हिदायत की है ताकि हाई रिस्क केसेस से रिकवरी से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा हो सके। पाकिस्तानी बैंकों का नया एजाज, हुकूमत को भारी सूद पर कर्ज देकर 600 अरब से जायद का तारीखी मुनाफा कमाया है। ज़राए वजारत ख़जाना का कहना है कि बुलंद शरह सूद की वजह से बैंकों को कर्जों पर ज़्यादा मुनाफा हासिल हुआ। कर्जों की बढ़ती हुई मांग भी बैंकों की जायद मुनाफे की वजह बनी। बैंकों ने आमदनी में भी इजाफा किया। हुकूमत की मकामी कमर्शियल बैंकों से कर्जे 35 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गए हैं। बैरूनी कर्जों का हजम 25.2 ट्रिलियन रुपए हो गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब कर लिया गया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने 10 मार्च को तलब किए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब से नया पार्लिमानी साल शुरू होगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को तलब कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो केसेस की बरवक्त शनाख्त और उनमें मनफी रुझान पर तमाम सूबों की इंतजामिया को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना था, फरवरी 2025 में पोलियो केसेस में मनफी रुझान इंसदाद पोलियो मुहिम के मौसर होने की सनद है। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। पोलियो केसेस में बतदरीज कमी तमाम सूबों की अनथक इंतजामिया की बदौलत मुमकिन हुई है। विफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलियो से मुतल्लिक डेटा को डिजिटलाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग करने की हिदायत की और पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को इंसदाद पोलियो मुहिम की अब तक की पेशरफ के हवाले से आगाह किया गया। ब्रीफिंग के मुताबिक तमाम सूबों में इंसदाद पोलियो मुहिम मुकम्मल तहरीक के साथ जारी है। इजलास में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुख्तार, सेनेटर आयशा रज़ा फारूक और मुतादिद इदारों के आला अफसरान शरीक थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बेघर अफराद को छत फराहम करने के अज़म पर कायम है। 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर का हदफ पूरा करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का तफसीली जायजा लिया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम के उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा के DG ने इजलास में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फाटा को मार्च तक स्कीम के अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में फ्री प्लॉट हासिल करने वाले अफराद को घर बनाने के लिए कर्ज फराम करने के इम्कानात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला ने 19 अजला में फाटा की साबका 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली और बेहतरी का हुक्म दिया, जबकि फंड्स की फराहमी के लिए भी फौरी इकदामात की हिदायत दी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्जों की वापसी का तनासुब 100% है, जबकि 900-661 मकानात ज़ेरे तकमील हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि बेघर आवाम के लिए छत फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों के ख्वाबों को हकीकत बनता देखकर खुशी होती है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा 5 साल में 5 लाख घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है, 12 माह में माशी मुआवजे हुए और महंगाई में कमी हुई। हुकूमत के 365 दिन का हर रोज़ अवामी रिलीफ की खुशखबरियाँ लेकर तुलू हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में 1 साल में पाकिस्तान ने शानदार सफ़र तय किया। उन्होंने कहा, 12 माह में माशी मुआवजे हुए और महंगाई कम हुई, जबकि नून लीगी हुकूमत में हर दिन मुल्क को खुशहाल मुस्तकबिल के करीब लाता है। मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीगी हुकूमत वाहिद जमहूरी क़ुव्वत है और नून लीग ही पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि महंगाई कम होने का दावा बेबुनियाद है। आगे गंदम का बहरान आ रहा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत दावा कर रही है कि
महंगाई कम हो रही है, वुज़रा आ जाएं, मार्केट चलते हैं, पता लग जाएगा कि महंगाई कम हुई है। उन्होंने कहा कि आईटी और टेलीकॉम सेक्टर में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। मईशत सुकड़ने के बाद 2-3 बहरान आ रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा का कहना था कि इंडस्ट्रीज में ग्रोथ सिफर हो चुकी। उमर अयूब ने कहा कि 1 साल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में इस्तेहकाम आया है। मुल्क में मईशत में इस्तेहकाम का दावा करते हैं लेकिन हमें नजर नहीं आता। मजीद कहा कि मुल्क इस वक्त बदहाली का शिकार हो चुका है। मुल्क को गंदम की काश्त और पैदावार में बहरान का सामना है। 1400 अरब रुपए में खोदा पहाड़, निकला चूहा। पीटीआई ने एक बार फिर जेयूआई फे के साथ रवाबित बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ज़राए का कहना है पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने जेयूआई की क़यादत से रब्ता किया और मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत अगले हफ्ते सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई का सरबराह जेयूआई मौलाना फजल रहमान को पैगाम देते हुए कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान को कहें कि ये वक्त है आप हमारा साथ दें। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि तनख्वाहदार तबका बहुत ज़्यादा टैक्स आयद करने की वजह से मुतासिर है। ये गरीब से टैक्स लेते हैं और अमीरों को कोई नहीं पूछता। कानून हमारी ज़िंदगी होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे बच्चों का अब पाकिस्तान से एतमाद उठ गया है, वो अपने मुस्तकबिल के लिए बाहर मुल्क जाते हैं। उनका कहना था कि इस मईशत की वजह से माशरा बिगड़ रहा है, हमारे यहाँ नौकरियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बहादुर अवाम ने रोटी और इलाज की कुर्बानी देकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। ये पीडीएम हुकूमत का कारनामा था। मुल्क की मईशत को संभाला और इलेक्शन में जाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल अवाम को क्रेडिट देते हुए कहा कि न्यूक्लियर स्टेट के डिफॉल्ट होने की बहुत बड़ी कीमत होती है और हमारे सामने सियासत या रियासत बचाने का रास्ता था। फिर इन 12 जमातों और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तल्ख फैसले किए। एहसन इकबाल ने कहा कि IMF के साथ साबिक हुकूमत की शराइत का भी सामना था जिन्हें पूरा किया और हमने इसकी भारी कीमत अदा की है जिसमें अवाम ने भी साथ दिया। उन्होंने कहा कि 150 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर अवाम समझ रही थी कि हुकूमत का कसूर नहीं, हुकूमत कफारा अदा कर रही है। पूरी कौम की कोशिश थी कि हुकूमत के फैसले थे, कौम ने जहर का प्याला पिया। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाली चीनी सनतकारों के वफ्द ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में सिंध में इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ करवाने और ट्रांसपोर्ट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू हुई। वफ्द ने सिंध के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। चीनी सनतकारों के वफ्द ने सिंध में जदीद और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फ़रोग के लिए तजावीज़ पेश की और अपनी कंपनी की जदीद टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने में ताउन की पेशकश की और हुकूमत सिंध की जानिब से सरमायाकारी के लिए साजगार पॉलिसियाँ फराम करने की यकीन दहानी कराई। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध सूबे की खवातीन को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए शब व रोज़ कोशां है। उन्होंने कहा सिंध की नौकरी पेशा खवातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज़ की जल्द फरामी हुकूमत सिंध का मंसूबा है। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से सनअत तरक्की को फ़रोग मिलेगा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। कराची में 50 नए पार्क्स बनाए जा रहे हैं। तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा बहाब ने कहा कि कराची के 7 अजला में बिला इम्तियाज और तफरीक काम किया जा रहा है। कराची के अवाम को मुसलसल तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करके देंगे। बल्दिया टाउन के अवाम ने हम पर एतमाद किया है तो उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पार्क की जगह पर कभी कचरा हुआ करता था, आज इस जगह सब्जा है। कुछ दिन बाद माड़ीपुर रोड पर फुटबॉल ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। काम होता हुआ सबको नजर आ रहा है। आज बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है, जबकि माजी में इख्तियारात का रोना रोया जाता था। साबिक मेयर वसीम अख्तर सिर्फ मीडिया पर आकर फाइलें फेंका करते थे। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर यह है कि कनाडा ने भी अमेरिका पर जवाबी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा 155 अरब डॉलर की अमरीकी अशिया पर 25% तिजारती टैरिफ लगाएंगे। हमारे टैरिफ उस वक्त तक रहेंगे जब तक अमेरिका टैरिफ ख़त्म नहीं करता। उन्होंने कहा अमेरिका कनाडा के साथ तिजारती जंग और रूस के साथ मुस्बत ताल्लुकात की बात कर रहा है। कनाडा ये केस आलमी तिजारती तंजीम में दायर करेगा। जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर को पैगाम में कहा कि हम मिलकर शुमाली अमरीका में खुशहाली के लिए काम करना चाहते हैं। हम दोस्तों की लड़ाई हमारे दुश्मन देखना चाहते हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ پر ٹیکسز لگانے والے ممالک پر جوابی ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا۔ خبردار کیا کہ کینیڈا کو سبسڈی دیتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ امریکہ میں چیزیں نہیں تیار کریں گے تو ٹیرف دینا پڑے گا۔ ٹرمپ کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدارت سنبھالنے کے بعد کانگریس سے پہلے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ پھر سے میدان میں آ گیا ہے۔ ہم نے 1.5 ماہ میں جتنا کام کیا اتنا دیگر نے 4 سالوں میں کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے ابھی تو کام شروع ہی کیا ہے۔ امریکہ اپنے پہلے مومنٹم پر واپس آ گیا۔ امریکہ پہلے سے بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہو چکا۔ ٹرمپ نے خطاب جاری رکھتے ہوئے مزید کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف اقدامات کیے۔ میری قیادت میں امریکہ ناقابل تسخیر ہے۔ ڈیموکریٹ کو دعوت دیتا ہوں مل کر امریکہ کو عظیم بنائیں۔ معدنیات کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے تاریخی اقدامات کروں گا۔ معیشت کی بحالی میرے ترجیحات میں سے ایک ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ پچھلی انتظامیہ سے معاشی تباہی اور افراط زر کا ڈراؤنا خواب ملا۔ جو بائیڈن نے انڈوں تک کی قیمت لوگوں کی قوت خرید سے باہر کر دی تھی۔ ٹرمپ نے کہا کہ شرح سود میں کمی لائی گئی، بجٹ میں توازن لائیں گے۔ $5 ملین سے گولڈ کارڈ جاری کریں گے جو گرین کارڈ سے بہتر ہوگا۔ ہم اپنا قرض گولڈ کارڈ لینے والوں کی رقم سے اتاریں گے۔ امریکی صدر نے بتایا کہ تبدیلی کی راہ میں حائل بیوروکریٹ کو نکال دیں گے۔ 6 ہفتے کے دوران تقریباً 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے۔ امداد کے طور پر دیا پیسہ واپس لا کر مہنگائی کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ 2 اپریل سے جو ملک امریکہ پر ٹیکس لگائے گا ہم جوابی ٹیکس لگائیں گے۔ کینیڈا کو سبسڈی دیتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ امریکہ میں چیزیں نہیں تیار کریں گے تو ٹیرف دینا پڑے گا۔ نئی تجارتی پالیسی سے کسانوں کو فائدہ ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ 4 سال میں 21 ملین افراد امریکہ آئے۔ جو بائیڈن کی اوپن بارڈر پالیسی تھی، اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف اقدامات کیے۔ ہم غیر قانونی امیگرینٹس کو نکالیں گے۔ غیر قانونی امیگرینٹس کے خلاف امریکی تاریخ کا سخت ترین کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے زہریلی نسلی پالیسی ختم کر دی۔ کینیڈا اور میکسیکو کو امریکہ میں منشیات کی اسمگلنگ روکنا ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔